हे गाइस, दिव्यांशु, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज भाई यहाँ हमारे थाईलैंड स्टे का आखिरी दिन है, लेकिन भाई वीडियो आज भी डलेगी क्योंकि मैं पूरे ही दिन ट्रैवल करता रहूँगा। रात को मैं पहुँचूँगा आई थिंक 3:30 बजे मैं अपने घर पहुँचूँगा और इस समय टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं सुबह के। लेकिन भाई कुछ भी हो रहा है इस समय फुटबॉल वर्ल्ड में, और मैं कह सकता हूँ कि इंटरनेशनल ब्रेक में जहाँ हमको फुटबॉल एक्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन ड्रामे भाई हमको भरपूर देखने को मिले हैं। लेकिन सबसे पहले भाई यहाँ पर बात करते हैं अब थोड़ी स्पेशल या फिर कह सकते हैं थोड़ी सीरियस मुद्दे की। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे भाई पोग्बा की। तो भाई पोग्बा अभी हाल ही में यूवेंटस वर्सेस उडिनेसे का एक मैच हुआ था जिसमें यूवेंटस ने उडिनेसे को 3-0 से हरा दिया था। उसमें पोग्बा इंजरी से वापस आए थे, लेकिन सब्स्टिट्यूट पे बैठे रहे थे। भाई ने सब्स्टिट्यूशन में बैठे बैठे ही डोपिंग का टेस्ट फेल कर दिया। अब मामला यहाँ पर यह आया है कि जब एंटी डोपिंग जो एजेंसी होती है उन्होंने यहाँ पर डोपिंग का टेस्ट लिया तो उसमें यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा पाई गई, और ये वो टेस्टोस्टेरोन होता है जो कि बॉडी नहीं प्रोड्यूस करती, यानी कि एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर पोग्बा के तन बदन में हमको देखने को मिली है। और इसका नतीजा ये है कि भाई सबसे पहले तो पोग्बा को इनडेफिनिट टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, और यहाँ पर यूवेंटस ने भी ये चीज मानी है कि भाई उसने टेस्ट फेल किया है और वो अब यहाँ पर लीगल प्रोसीजर्स को देखने वाली है। कुछ नहीं, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं वो, क्योंकि वो ये ना करता क्या ना करता, जब आदमी डूबता है तो हाथ पैर मारता ही है। तो अभी उनको नहीं पता, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। इसका कॉन्सिक्वेंसेज ये है कि भैया अगर अगर ये प्रूव हो गया कि आपने डोपिंग ली है या फिर आपने डोपिंग का टेस्ट फेल किया है तो आपको 2 से 4 साल की सजा मिलने वाली है। और लास्ट गेम 2022 में खेला था फ्रेंच नेशनल टीम के लिए, अगला यूरोज मिस करेगा और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर वर्ल्ड कप भी मिस कर सकता है। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि इसका यूवेंटस के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2026 तक है, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ओवरऑल पोग्बा के लग गए। खैर, इसी के साथ अब बात करते थोड़ी स्वदेश की। यहाँ अलग ही ड्रामा चल रहा है, इंडियन फुटबॉल शांति से बैठ नहीं सकता। तुमको एक कहानी बताता हूँ मैं। कहानी क्या सुन, तुमको एक लाइन में मैं सिचुएशन बताता हूँ। देखो, हमारी टीम यहाँ पर थाईलैंड में आई थी किंग्स कप के लिए। उसमें से 9 प्लेयर्स की सिर्फ एक तरफा टिकट करवाई गई, यानी कि इंडिया से थाईलैंड जाने की करवाई, लेकिन थाईलैंड से फिर वापस आने की नहीं करवाई। कितना अजीब लग रहा है। ठीक है, ऑफकोर्स आपका बैड दिमाग में आता है कि हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है, लेकिन मामला यहाँ पर यह आता है कि इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, अगर हम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करें, तो उनका प्लान यहाँ पर यह था कि भाई जो इंडियन नेशनल टीम के प्लेयर्स जो कि ईगोस्ट मैच के एशियन गेम्स वाले टीम में हैं, हम उनकी सिर्फ एक तरफा टिकट करवाएंगे, क्योंकि वो इंडिया से थाईलैंड तो जाएंगे, लेकिन क्योंकि फीफा की विंडो 12 सितंबर तक है तो उनको थाईलैंड से इंडिया लाने की जरूरत नहीं है, उनको थाईलैंड में ही रखेंगे। और यहाँ पर 12 सितंबर तक सारे आईएसएल क्लब से परमिशन भी ले लेंगे, क्योंकि ऐसा है ना कि जब फीफा विंडो खत्म हो जाती है तो क्लब्स कोई यहाँ पर ऑब्लाइज नहीं है अपने प्लेयर्स को रिलीज करने के। लेकिन एआईएफएफ का प्लान था कि एक दिन एक्स्ट्रा रख लेंगे और उसी एक दिन में जहां प्लेयर रेस्ट करेंगे हम यहाँ पर सारा ब्यूरोक्रेटिक और पेपर वर्क निपटा देंगे और यहाँ पर सारी परमिशन ले लेंगे। इसी में ड्रामा ये हुआ कि सबसे पहले तो एक खबर सामने निकल के आई कि भाई एआईएफएफ ने इस तरीके से ये चीज करी है, तो पहले तो मीडिया ने बहुत बैश किया। प्लस यहाँ पर मैं कहूँगा कि इंडियन फुटबॉल ऑडियंस ने भी इस चीज का इतना यहाँ पर सपोर्ट नहीं करा कि भाई तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। बाद में जब यहाँ पर क्लब्स का स्टैंड सामने निकल के आया तो मामला और गर्म हो गया कि भाई आईएसएल क्लब्स ने कहा कि अगर तुम नहीं करवाओगे तो हम टिकट्स करवा रहे हैं और हम अपने प्लेयर को लेके आ रहे हैं 12 सितंबर के बाद। इसके बाद यहाँ पर शाजी प्रभाकरन ने सबसे पहले तो ये चीज कही कि देखो ऐसा करने की कोशिश नहीं थी, उन्होंने कहा थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया है, लेकिन बाद में उन्होंने ये चीज मानी कि हाँ भाई हमारा प्लान यही था, लेकिन हमें लगा कि हम क्लब से बात कर लेंगे। और अब यहाँ पर दोनों ही पार्टीज, यानी कि अगर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करें और अगर आईएसएल क्लब्स की बात करें, तो यहाँ पर दोनों में यह सहमति बैठी है कि भाई सबसे पहले तो सिर्फ 2 ही प्लेयर हर क्लब से लिए जाएंगे, क्योंकि मुंबई का भी यहाँ पर तुमको पता है एएफसी उसका चैंपियंस लीग का मैच है नासा जी के साथ, और उसके बाद यहाँ पर ओडिशा का भी है यहाँ पर एएफसी कप का मैच, और साथ ही यहाँ पर 21 सितंबर से आईएसएल भी चालू हो रहा है। तो कोई भी क्लब ये नहीं चाहता कि वो यहाँ पर अपने मेन प्लेयर्स को लीव करे। इसमें अनवर अली भी है, संदेश जिंगन भी है, चांगटे भी है, ये सारे प्लेयर्स हैं। अच्छा, इसमें ये ड्रामा भी है कि एआईएफएफ को अब ये दिक्कत हो रही है कि भाई अगर किसी प्लेयर से ज्यादा, किसी क्लब से ज्यादा मेन प्लेयर निकाल लिया और किसी क्लब से कम मेन प्लेयर निकाल लिया, तो आईएसएल के वो क्लब वो ड्रामा कर रहे हैं कि यार हमको तो तुमने कमजोर कर दिया और सामने वाले को तुमने छोड़ दिया। इसमें दिक्कत की बात यह है ना कि फीफा विंडो नहीं है, और फीफा की विंडो नहीं है इसका मतलब यहाँ पर क्लब्स ऑब्लाइज भी नहीं है कि अपने प्लेयर्स को छोड़े। अब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में पॉलिटिक्स एक और नए तरीके से आ रही है, वो ये आ रही है कि पहले तो तुमने क्लब से बात नहीं करी, क्योंकि असल में इनको एशियन गेम्स में भेजना ही नहीं था। लेकिन इंडियन ऑडियंस की बात करें या फिर इंडियन मीडिया की बात करें, जो इतना प्रेशर आया तो भाई तुमने मान भी लिया। अब तुम्हारी ये है कि तुम्हारी नाक ना कट जाए, तो तुम्हें यहाँ पर एक तरीके से तुम क्लब को बिल्कुल बॉयकआउट करके यहाँ पर अपने कुछ भी तरीके से अपनी परफेक्ट टीम खिलाने वाले हो।
और नतीजा ये हुआ है कि तुम यहाँ पर क्लब्स के साथ सहमति नहीं बना पाए। नतीजा ये हुआ है कि तुमको अब कोई प्रिपरेटरी कैंप नहीं मिल रहा। 16 तारीख से यहाँ पर 16 को चाइना निकल जाएंगे, कोई कैंप नहीं है, कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ईगोस टीम है, तुमको फिर माँ की बहन की गाली देता वो सुनाई देगा। तो कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर, और ये सारा का सारा आपका ब्यूरोक्रेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। और मैं कुछ नहीं कहूँगा आपसे, मतलब उससे ज़्यादा अच्छी ट्रिप तो मैंने इटिनरी बना के खरीद ली थी, बट क्या कर सकते हैं। खैर, इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी एंटनी की। तो भाई रेजिनाल्डो टेक्सीरा जो कि एंटनी के एंटराज यानी कि जो एजेंट का पूरा गत्था होता है ना, उसका एक बंदा था। और यहाँ पर लाना जो कि तीसरी बंदी है, जिसने कहा था कि भाई देखो मैं तो उसके फाइनेंस को देखने का काम था मेरा, लेकिन एक रात यहाँ पर भाई साहब आए 2 बजे और मेरे को दीवार के सहारे ऐसे पुश करके मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज उसने किया एंटनी ने। तुमको मैंने कल के एपिसोड में बताया था कि एंटनी अपना जो चिट्ठा विट्ठा है वो खोलने वाला है, और वो चिट्ठा खुला भी। सबसे पहले एंटनी ने अपनी साइड से जो व्हाट्सएप की चैट्स करी हैं उसमें साफ साफ दिख रहा है, उसने देखो मैं तुमको संक्षिप्त में बताया था उसमें क्या है। उसमें उसने ये चीज़ कहा कि लाना यानी कि जो तीसरी बंदी थी और एंटनी, उनके बीच में बात हुई थी कि भाई यहाँ पर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड आए, मतलब मैनचेस्टर में आए, उसके लिए होटल बुक किया जाए और दोनों के बीच में कंसेंशुअल लाइक फिजिकल रिलेशन बनाया जाएगा। ये हुआ भी, लेकिन उसके बाद एंटनी ने कहा कि उसके बाद यहाँ पर नहीं हुआ, क्योंकि फिर मैं यहाँ पर, वो ब्राज़ील चली गई और मेरे यहाँ पर कहीं और चला गया, तो मेरे यहाँ पर गेम्स थे, उसके बाद हमको टाइम नहीं मिला तो हम नहीं मिल पाए। लेकिन हमारे बीच में जो सेक्सुअल एनकाउंटर हुआ था वो यहाँ पर डेफिनेटली कंसेंशुअल हुआ था, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। जो व्हाट्सएप चैट्स थी मैंने सारी पढ़ी है, नहीं ऑफकोर्स मेरे को ऐसा शौक नहीं है, लेकिन वीडियो के लिए मैंने सारी पढ़ी है। मैं तुमको बता देता हूँ, लाइक लौंडिया का तई जहर लेवल वो हो रही थी गर्म भाई, मतलब सही में, मतलब उसके जिस तरीके से कमेंट्स थे जहर लेवल, मतलब ठीक है, आदमी तो आदमी होता है बट स्टिल मतलब समझ में आ रहा था कि लाना ने क्या लिखा था। अच्छा, इसी के साथ यहाँ पर रेजिनाल्ड टेक्सीरा, जैसा मैं तुमको बताया, वो उसके एंटराज का था, और लाना, इनके बीच की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर रेजिनाल्ड टेक्सीरा ने अपने इंस्टाग्राम पे डाली है, और पूरा ट्रांसक्रिप्ट भी उसने दे दिया है वर्ड टू वर्ड। ये है 7 जुलाई 2023, जब पहली बार एंटनी पे पूरा केस हुआ था। उसमें बताया गया है कि लाना ने कहा कि देखो जो लौंडिया है वो खेल रही है एंटनी के साथ, और एंटनी यहाँ पर निर्दोष है, एंटनी ने कोई यहाँ पर डोमेस्टिक अब्यूज वगैरह नहीं किया है, वो सही है, और मैं चाहती हूँ कि मैं मीडिया के सामने आऊँ और यहाँ पर उसकी मदद कर सकूँ। बहुत लंबा ट्रांसक्रिप्ट है, लेकिन उसमें बताया गया है कि भाई यहाँ पर एंटनी की वो मदद करना चाहती थी, लेकिन बाद में जाके उसने खुद ही यहाँ पर एंटनी को फंसा दिया। इसमें बताया गया है कि उसको ऐसा लग रहा था कि एंटनी ने उसका यूज़ किया है और फलाना ढिमकाना, और वो हर्ट थी, इसलिए वो अब ये करना चाह रही है। तो भाई देखो एंटनी के पास केस तो है, लेकिन अगेन यार देखो, मैंने जैसा मतलब लड़की का केस सुनाया था, मैंने तब भी यही चीज़ कहा था। अब जब मैं एंटनी का केस सुना रहा हूँ, मैं तब भी यही चीज़ कह रहा हूँ कि कुछ नहीं कर सकते जब तक सारी चीज़ें हमारे सामने नहीं आती, हमको कोई भी जजमेंट पे नहीं है। मैं तुमको हर एपिसोड में इसलिए आके बता रहा हूँ, जिससे जब, क्योंकि तुम भी बात करते होंगे ट्विटर पे, तुम भी बात करते होंगे फुटबॉल दोस्तों से, तुम भी एक ओपिनियन बनाते होंगे, तो इट्स गुड कि तुम एक ओपिनियन बनाओ, लेकिन अच्छी चीज़। अगेन मैं तो यही कहूँगा कि तुम मेरी बात सुन के भी मत ओपिनियन बनाओ, जो मैं बता रहा हूँ, जैसे वो ट्रांसक्रिप्ट जाके पढ़ो, वो ऑडियो कॉल जाके सुनो, या फिर कोई आर्टिकल्स पढ़ो, और ज़्यादा 3-4, मैंने भी 4-5 पढ़े हैं, मैं भी उसी के बेसिस पर तुमको बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे अपना ओपिनियन बनाना इंपॉर्टेंट ये है कि इन्फॉर्म्ड रहो। खैर, इसी के साथ यार बात करते हैं यहाँ पर सालाह के रिगार्डिंग। तो भाई लिवरपूल में इस समय काफ़ी सारे नाम यहाँ पर निकल रहे हैं, और भाई सालाह को रिप्लेसमेंट के लिए जो लिस्ट बना रहे हैं उसमें एम्बापे का नाम है, उसमें बुकायो साका का नाम है, उसमें जेरार्ड बोवेन का नाम है, उसमें मिटोमा का नाम है, उसमें विनीसियस जूनियर का नाम है। हाँ, विनीसियस जूनियर का नाम है। विनीसियस जूनियर नहीं हुआ, दिव्यांश वर्मा हो गया कि कभी निकाल लो और लाल टपकता हुआ भागा आएगा। मतलब क्या ही बकचोदी है भैया। खैर, अभी पता नहीं किस तरीके से जाएगा, लेकिन एम्बापे में भाई उनकी नज़र तो है। खैर, इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर रियल मैड्रिड से, जो कि लास्ट अपडेट है। तो भाई रियल मैड्रिड का इस समय जो सबसे प्रेफर्ड कैंडिडेट है नया मैनेजर बनने के लिए, वो जाबी अलोंसो है। ऑफ कोर्स तुमको पता है पर राउ गोंजालेस, जो कि कासिया के मैनेजर हैं, उनको यहाँ पर रियल बेटिस से आया था ऑफर, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। रियल बेटिस नहीं, सॉरी, उनको विलारियल से ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। अब खैर वो भी ये मानते हैं कि रियल मैड्रिड में उनका भी एक शॉट हो सकता है, लेकिन भाई जाबी अलोंसो इस समय जो बायर लेवरकुसन के साथ काम कर रहा है वो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है, एब्सोल्युटली अमेजिंग है, और इसलिए इस समय इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कार्लो एंसेलोटी का जो अगला सक्सेसर है वो यहाँ पर जाबी अलोंसो ही होने वाला है। एंड करंटली भाई बायर लेवरकुसन टॉप ऑफ द टेबल है बुंदेसलीगा में आफ्टर 3 गेम्स।